संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जाना था मोर स्वास्थ्य बहुत साथ नहीं देते और आप मन मोर स्वास्थ्य के बेहतर होए के कामना पर मैसेज भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन मोर चिंता करें। आप मन के संग ही ये जो सब परिवार चलत है, मोर संस्था चलत है, ये सब आप मन के सहयोग ले संभव पाते। तो आप मन सब के फिर एक धन्यवाद। और आज के समाचार ला अब शुरू करता हूँ। आज मैं 2 दिन के समाचार ला कवर करिए। 18 जनवरी और 19 जनवरी दोनों दिन के समाचार ला आज कवर करत हो संगवारी हो। तब एक दिन नहीं आए रहे फिर कवर के आप जानत है, तब भाई और समय नहीं लो और सीधा हिंदी में आके आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, रानी झिरिया जिला कोरबा में स्थित एक नई पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित जगह बन गई है। ठीक है, अब ऐसा हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सतरंगा के बन जाने के बाद कोरबा में पर्यटन की और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, और उसी तलाशी जा रही संभावनाओं के बीच एक और जगह डिस्कवर हुई, रानी झिरिया। लोकल लोग तो जानते ही थे, अब बाहरी लोग भी इस जगह को जानने लगे हैं और यहाँ पर्यटन के लिए पहुंचने लगे हैं। नतीजा ये समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ और आप तक पहुंच सका। रानी झिरिया कोरबा। अच्छा, इसमें एक चीज और जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये पड़ेगा अजगर बहार तहसील में। आपको याद होगा अजगर बहार नवगठित तहसील है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान अजगर बहार तहसील के निर्माण की घोषणा की थी। तो भाई अब नवीन तहसील से एक नई जगह मिल गई, याद करना तो बनता ही बनता है। फिर हम बात करेंगे गहनिया नाला जलप्रपात। अगेन एक और नया पर्यटन स्थल, और ये पर्यटन स्थल भी जिला कोरबा में ही पता चला है और अब प्रकाशित भी हुआ है। तो गहनिया नाला जलप्रपात कोरबा का एक और पर्यटन स्थल, ये बालको से लेमरू मार्ग पर स्थित है। लेमरू आप सब जानते हैं एलिफेंट रिजर्व बन रहा है, तो ये पर्यटन स्थल भविष्य में एक अच्छे जाने माने पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित हो सकता है। तो इस पर भी नजर बनाए रखेंगे, गहनिया नाला जलप्रपात। फिर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार पर। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल स्तरीय एक बैठक में यह फैसला लिया गया है, जो कि अभी नए बजट प्लानिंग आने वाली है उसके संदर्भ में, कि ये जो योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके मोहल्ले बस्तियों तक पहुंचती थी स्लम एरियाज में, और वहां झुग्गी झोपड़ी में निःशुल्क चिकित्सा और दवाई वितरण आदि कर रही है। इस योजना का विस्तार अब सिर्फ शहरी स्लम एरिया के अलावा नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में किया जाएगा। निगम क्षेत्र में था, अब नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में इस योजना का विस्तार किए जाने का फैसला किया गया। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर, पेयजल स्रोतों की जांच। ये न्यूज मुझे कंफर्म पता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम नहीं पूछेगा, लेकिन एक राज्य के जागरूक नागरिक होने के नाते आपको इस समाचार को जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में पेयजल जितने भी संसाधन हैं, हैंडपंप वगैरह या और अन्य संसाधन, उनकी जांच कितनी तत्परता से हो रही है। इस संदर्भ में यह रिपोर्ट थी जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी ई रिपोर्ट थी ये। उसमें से यह पता चला कि पेयजल स्रोतों की जांच के मामले में छत्तीसगढ़ भारत में 17वें नंबर पे आता है, यानी कि अच्छी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख पेयजल स्रोत हैं, जिसमें से महज मात्र 37,000 की जांच की गई है। और आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है, खासतौर पे फ्लोराइड की बढ़ती हुई मात्रा, जिससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, खुद मेरे अपने रायगढ़ क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र की एक बहुत गंभीर समस्या रही है। उसके बाद भी महज 37,000 जल स्रोतों की ही जांच हुई है, ये बहुत दुखद है। तो फिर मुझे जानने का मन किया कि बाकी के जो राज्य हैं वो किस स्थिति में है, पहले दूसरे पर जो है वो कौन से राज्य हैं। तो मुझे एक क्रम प्राप्त हुआ, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। पेयजल स्रोतों की जांच के मामले में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है और चौथे स्थान पर केरल है। ये हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं वो राज्य। छत्तीसगढ़ में भी इसकी तेजी जो है वो होनी जरूरी है। बात करेंगे जशपुर की। जशपुर से संबंधित एक समाचार था जो कि बड़ा उत्साहजनक समाचार था। पता चला है कि जशपुर में 15 किस्म के चाय की
खेती की जा रही है और ये प्रायोगिक तौर पर शुरुआत में की जा रही है। शुरुआत में आपको पता ही होगा, सोगड़ा आश्रम क्षेत्र में सबसे पहले चाय की उपज ली गई थी। जब वो सफल हो गई तो जशपुर के और भी क्षेत्रों में चाय की उपज ली जाने लगी। हाल ही में दार्जिलिंग से मंगाई जाने वाली चाय की अलग अलग किस्म जो है वो रोपी जा रही है और जशपुर जो है वो चाय का एक बड़ा उत्पादक जिला बनकर के उभर रहा है। 15 अलग अलग प्रजाति की जो चाय है वो अगर अच्छे से उत्पादन कर लिया गया तो निस्संदेह छत्तीसगढ़ का नाम भी भारत के नक्शे में चाय उत्पादक राज्य के रूप में दर्ज हो जाएगा। एक चीज और समझने की जरूरी है हमारे पास कि बाला छापर जो कि हमारा एथनिक रिसोर्ट भी बन रहा है, उसके बगल और मनोरा क्षेत्र जो कि काफी महत्वपूर्ण एक एरिया है जहां से आप सोगड़ा आश्रम जा सकते हैं, उन दोनों जगहों पर चाय की उपज बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में ली जा रही है। साथ ही साथ एक जानकारी और भी है जो कि और उत्साहित करती है। लगभग 25 एकड़ की जमीन पर जशपुर में भी कॉफी की उपज लिए जाने का प्रयास चल रहा है। चूंकि कॉफी की उपज के लिए थोड़ी छायादार प्रकार की भूमि, कम तापमान थोड़ा जरूरत होता है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये जो 25 एकड़ का एरिया है उसको शेड में पेड़ की छांव के नीचे उत्पादन किया जाएगा। इस तरह का ये जो रिसर्च है वो सामने आया है। तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि हमारे यहाँ कॉफी जो है वो सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं रहने वाली है, वो जशपुर में भी पहुंच रही है। आपको पता ही होगा कि आगे खैर चर्चा करेंगे, आज ही की न्यूज में हम बस्तर पे कॉफी उत्पादन पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल ये था आज का जशपुर वाला न्यूज। इस पे बात करेंगे अगली न्यूज पर। NH 130, NH 130 ये 5 साल पहले से निर्मित हो रहा है और अब तक इस पर ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष 2021 में इसको पूरा कर लिया जाने का फैसला किया गया है। इस परिवहन मार्ग से छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से जुड़ सकेगा, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे जुड़ सकेगा और हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क परियोजना बनने वाली है। 4 लेन सड़कें बनेंगी। बिलासपुर, कोरबा जैसे जो जिले हैं, सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया, ये बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे तौर पर एक अच्छी सड़क योजना से जुड़ सकेगा। देखते हैं कि कब तक पूरा हो पाता है। बहरहाल कहा तो गया है कि 2021 में से पूरा कर लिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे दीप आशा की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के ऊपर। एक न्यूज अभी यह भी प्रकाशित हुई कि जंगल सफारी जो रायपुर में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, ऐसा ही हम उसे पढ़ते आए हैं, वहां दीप आशा नाम का एक क्लोन बछिया रखा गया है। क्लोन बछिया क्यों कह रहा हूं? आशा नाम की हमारे पास एक वन भैंसा थी पहले। उस आशा नाम की वन भैंसे के कान के पास का थोड़ा टिश्यू उतक लेकर के हमने क्लोन बछिया बनाया, नाम दिया गया दीपाशा। 2014 के आसपास की बात है। दीपाशा अब लगभग 5 साल उसे हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब वो गर्भधारण के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में वन भैंसे का जो कुनबा है, उनका जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए अब कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाएगा दीपाशा पर। बड़ी न्यूज क्यों बन गई? बड़ी न्यूज इसलिए बन गई, क्लोनिंग प्रक्रिया से पैदा हुई वन भैंसे पर पहली बार एक और वैज्ञानिक तरीका, जिसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे का जो जन्म प्रक्रिया जिसे कहते हैं हम, वो प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए दीप आशा का आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इस पर बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो संभवतः वन भैंसे पर यह किया गया पहला प्रयोग होगा पूरे विश्व में कि एक क्लोन बछिया से ही आप बच्चे का जन्म कराएं, वो भी वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करके। तो देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा रिजल्ट आता है। उम्मीद करते हैं अच्छा ही आए और हमारे यहाँ वन भैंसा का कुनबा, उनका परिवार बढ़े और बढ़ता ही चले। खैर, फिर हम बात करेंगे शालू जिंदल की। 19 तारीख के समाचार पर आ गए हैं। शालू जिंदल जो कि जिंदल फाउंडेशन की अध्यक्षा है, इनको इम्पैक्ट लीडर अवार्ड प्रदान किया गया। इंडिया CSR लीडरशिप समिट हुई थी 2021 के लिए, जिसमें इनको जो है यह सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया? बहुत सिंपल है। कोरोना के दौरान लोगों की मदद करने के लिए ये आगे आई और अपनी संस्था के माध्यम से इन्होंने सूखा राशन से लेकर के और भी तरह तरह की सेवाएं जो है वो लोगों तक पहुंचाई। बहुत आसान होता है, आप एक बड़ी संस्था के प्रमुख हो, उसके बाद ये सब कर पाना। खैर, अवार्ड मिला है, सम्मान की बात है, लेकिन आप उस स्थिति पे हैं जहां आपको ये सब नेचुरली करना चाहिए। CSR का मतलब ही तो यही होता है
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इतना कॉर्पोरेट घराना बना करके रखे हैं, आप इतने संसाधन का प्रयोग करते हैं, तो आपकी तो ये जिम्मेदारी बनती है। खैर, हमें तो अवार्ड का नाम याद रखने से मतलब और व्यक्तित्व को तो शालू जिंदल। खैर, अब आते हैं अगली न्यूज पर। गुरु दर्शन मेला गिरौदपुरी बलौदा बाजार। तो ये जो गुरु दर्शन मेला है ये 18 से 20 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय यह मेला होगा। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मेला होता है बलौदा बाजार का। तो इसके आयोजन को लेकर बहुत सारी तैयारियां हो रही है, उस पर समाचार बना था, मुझे लगा कि अभी से सूचित कर देना चाहिए। बात करेंगे अगली न्यूज पर, रक्षिता एम्बुलेंस। रक्षिता एम्बुलेंस पर चर्चा जो है वो काफी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हुआ यह था कि बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है, वहां एक बार एक नक्सली हमले के दौरान वहां के जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको बचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस का प्रयोग किया गया था। यानी टेम्पररी बनाया गया था कि बाइक के माध्यम से आप कैसे आसानी से अपने साथी को बचा सकते हो। इस मॉडल की बहुत तारीफ हुई और तय किया गया कि इस मॉडल को अच्छा बनाया जाएगा। जिम्मेदारी दी गई डीआरडीओ को और डीआरडीओ ऐसा करने में सफल हुआ। 2 साल बाद रक्षिता नाम का एक मॉडल बनकर के तैयार हुआ है जो कि 2 व्हीलर एम्बुलेंस है। उसमें ऑक्सीजन आदि प्रोवाइड करने की सुविधा भी लेस रहेगी। चाहे तो इसका तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें। बेहद महत्वपूर्ण एक योजना जो है वो बनकर के तैयार हुई है। रक्षिता एम्बुलेंस का नाम है। बात करते हैं अगली न्यूज पर, पैनिक बटन। सभी यात्री वाहनों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी सार्वजनिक यात्री वाहन होंगे, फिर चाहे वो बस हो, फिर चाहे वो ऑटो हो या और किसी भी प्रकार का व्हीकल, उस पर पैनिक बटन लगाए जाने की घोषणा हुई। क्या करेगा ये? महिलाएं अगर खुद को असुरक्षित महसूस करें, वो पैनिक बटन दबाएंगी और निकटस्थ पुलिस थाने आदि में सूचना पहुंच जाएगी कि किस बस, किस यात्री वाहन में दुर्घटना हो सकती है या कुछ बुरा हो सकता है, और तत्परता से कार्यवाही की जाएगी। राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये जो कमेटी है, राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं सुब्रत साहू जी, जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, याद होगा आपको। चलिए चिरंगा की बात करेंगे। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, पहले मैं बताया था कि चिरंगा में एल्यूमिनियम पार्क बनने वाला है जिसका विरोध हो रहा है। विरोध टल गया है, हट गया है, और चिरंगा के लोगों ने एल्यूमिनियम पार्क बनने को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में दूसरा एल्यूमिनियम पार्क हो जाएगा। बालको में पहला बन रहा है, वो भी बन ही रहा है, ये भी बनेगा। अगला न्यूज है बारसूर खेल महोत्सव। देखिए एक बहुत लोकल सा समाचार है, लेकिन क्या पता पूछ ले, इसलिए मैं सोचा कि अपडेट कर देता हूं। महेंद्र कर्मा जो कि बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, झीरम घाटी हादसे में उनकी हत्या हुई और फिर उनके नाम पर इस खेल महोत्सव का आयोजन अब करने की घोषणा हुई है। इस साल पहली बार आयोजन हुआ, शायद पूछ ले इसलिए मैं आपको अपडेट कर दिया। बारसूर में हुआ, इसलिए बारसूर खेल महोत्सव, जिला दंतेवाड़ा, 3 दिवसीय था यह। फिर बात करेंगे बस्तर कॉफी, यही मैं बात कर रहा था पहले। तो बस्तर कॉफी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, ब्रांड का नाम भी मिल गया हमें। ये दरभा घाटी क्षेत्र में सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते बढ़ते डिलमिली यहां उत्पादन किया जाएगा। हालांकि यह न्यूज मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से छपा है तो मैं फिर बता रहा हूं। 2 किस्म की उपज ले जाएगी, अरेबिका और रोबस्टा। कॉफी की 2 बेहतरीन किस्म होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। इन दोनों की उपज बस्तर में ली जाएगी। वैसे क्या आप जानते हैं भारत में कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश में बहुत थोड़ा, यही वो राज्य है जो कॉफी का उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ बस्तर और मैं पहले जशपुर पे ही चर्चा किया, ये भी कॉफी उत्पादक बन सकेंगे, उपलब्धि। फिर बात करेंगे नवागढ़ की। नवागढ़ के एक किसान है, किसान का नाम है किशोर राजपूत। मेरा माने तो ये नाम आप याद कर लें,
आने वाले दिनों में इसे कोई ना कोई अवार्ड मिल जाएगा। किशोर राजपूत, नवागढ़ बेमेतरा के रहने वाले, काफी प्रयोग करते रहते हैं अपनी खेती किसानी में, और युवा किसान हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में गेहूं की एक बहुत पुरानी किस्म को अपने खेत में लगाया है और जिसके बारे में पूरे भारत में चर्चा हो रही है। ये जो किस्म है इसका नाम है पैगंबरी सोना मोती। नाम पे मत जाइए, सुनिए इसके बारे में। वेट अ सेकेंड। पैगंबरी सोना मोती लगभग 2000 वर्ष पुरानी गेहूं की एक प्रजाति है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मेसोपोटामिया और मध्य एशियाई क्षेत्र में उपज ली जाती थी गेहूं की, उस समय की यह प्रजाति काफी महत्वपूर्ण प्रजाति है और इसका उत्पादन जो है वो कितने वर्षों से लिया जा रहा है, इसलिए और जरूरी हो जाता है। तो ये जो उपज है इसमें खास बात यह है कि ग्लूटेन और ग्लाइसेमिक इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ग्लूटेन एक प्रकार का इलास्टिक टाइप का पदार्थ होता है गेहूं में मौजूद, यह कम होता है। ग्लाइसेमिक कम होता है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ता है। शुगर रोग के जो मरीज है उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, वजन आदि घटाने में कामयाब होंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि इस प्रकार का उपज अगर कोई किसान ले रहा है तो उसके बारे में पढ़ा जाए, साथ ही साथ उस प्रजाति के बारे में। प्रजाति क्या है? प्रजाति है पैगंबरी सोना मोती। याद हो जाएगा। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। तेलघानी बोर्ड, इसके गठन की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की। सॉरी, तेलघानी बोर्ड जो है, ये जो परंपरा होती है हमारे साहू समाज की, उसको बचा के रखने के लिए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। देखिए इसमें कुछ जगह न्यूज ऐसे छाप दिया था कि 5 जगह तेलघानी बोर्ड बनेगा। ऐसा गलत है, जो भी ऐसा समाचार बना रहे वो गलत है। तेलघानी बोर्ड सिर्फ एक बनेगा। 5 अलग अलग जगहों पर साहू समाज का भवन बनेगा। अगर आपको कोई ये न्यूज पढ़ाया कि 5 जगह तेलघानी बोर्ड बनेगा, एकदम गलत है, एक ही बनेगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अपडेट रहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का न्यूज स्प्रेड हो रहा है। क्लियर कट लिखा हुआ है उस न्यूज में, तेलघानी बोर्ड एक बनेगा और 5 जगह साहू समाज का भवन बनेगा, जिसके लिए राशि मुख्यमंत्री ने जारी की। फिर आखिरी न्यूज, तेंदुआ संरक्षण। तेंदुआ संरक्षण को किए जाने वाले प्रयास को लेकर छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे नंबर का राज्य चुना गया, जो कि बेहतर कार्य कर रहा है। पिछले 5 सालों का यह रिकॉर्ड है। पहले स्थान पर हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर हमारा पड़ोसी महाराष्ट्र है, तीसरे पर हम हैं। पिछले 5 सालों में 0.7% की वृद्धि देखी गई है तेंदुए के संरक्षण में, और यह होना भी था। छत्तीसगढ़ में तेंदुए की काफी मात्रा संख्या है, और रायपुर का जो नंदन वन था वहां तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना करके उनको संरक्षित भी किया गया। तो भाई ये था आपके लिए समाचार 2 दिन का। बीच में डिस्टरबेंस आया, क्या करें। सर्दी खांसी दैट मीन्स कैंसर से बुरा रोग, और मैं अभी उससे जूझ रहा हूं। बहुत कोशिश कर रहा हूं बोलने की और आवाज लड़खड़ा जा रही है। तो साथ दीजिए, बने रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। चाहे तबीयत ठीक रहे ना रहे, आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो हम मुलाकात करेंगे कल आपसे या परसों। होप सो कल मिलने, उम्मीद करता हूं ठीक हो जाऊं और फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।